जय हिंद साथियों, मैं शशधर दुबे आप सभी सुधी पाठकों का समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि सारगर्भित पत्रिका आई दृष्टि के नाम से विख्यात है, जिसे आप जानते हैं मार्केट में पुस्तक के रूप में उपलब्ध हो चुकी है और ऑडियो वीडियो के माध्यम से संस्था के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है, परोसी जा रही है। इन्हीं कड़ियों में आपने देखा होगा कि इस पत्रिका को 9 खंडों में विभक्त करके हम लोग हर एक खंड की अलग अलग तरीके से विशिष्ट प्रकार से आप तक उसकी व्याख्या भी पहुंचा रहे हैं। उसी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिहार परिदृश्य, बिहार की बहुत सारी परीक्षाएं अभी आप दे करके आए हैं, बहुत सारी परीक्षाएं बिल्कुल लगी हुई हैं, सन्निकट हैं और आने वाले भविष्य में तो बीपीएससी में लगभग 2000 की वैकेंसी वाली परीक्षा भी नोटिफाई हो चुकी है। तो बहुत कुछ बिहार के स्तर पर जो स्टेट लेवल की जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका संबंध उसके करंट अफेयर्स से होगा। तो उन्हीं सब चीजों को डिस्कशन करने के लिए बिहार परिदृश्य के अंतर्गत हम तमाम बातों को यहां पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी आपसे डिस्कशन करेंगे। एक और बड़ी बात है जो कि हर वीडियो में आपको सूचना के स्तर पर बताई भी गई है, एक बार फिर से हम उसको दोहरा देते हैं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया होगा। अगर उस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो इस वीडियो में जो भी आप पीडीएफ का डिस्कशन चल रहा होगा उसकी एक सॉफ्ट कॉपी आपके डिवाइस तक आराम से पहुंच जाएगी बिना किसी शुल्क के। यह व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है और आपके लाभार्थ है, तो संपूर्ण लाभ उठाइए ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी और अपने डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के माध्यम से भी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बिहार परिदृश्य की तमाम उन नवीन तथ्यों और जानकारियों को संजोते हैं जो हमें अब बिहार की तमाम परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में देखने को मिलेगा। तो आइए बिल्कुल चलते हैं, बिहार परिदृश्य को समेकित करते हैं। तो आइए मित्रों, बिहार परिदृश्य के अंतर्गत हम बिहार राज्य से जुड़ी हुई तमाम अद्यतन समसामयिकी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कुछ बिहार की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं, आप देने के लिए उत्सुक होंगे, पूरी तैयारी में होंगे। और अभी अभी एक जो नया नोटिफिकेशन आया है पीसीएस स्तर पर कि लगभग 2000 वैकेंसीज पीसीएस को लेकर के भी बिहार की आई हुई हैं, तो उसके भी क्या कुछ करंट पहलू हैं यहाँ पर बिहार स्तर पर, उसकी भी चर्चा इसी पत्रिका में कर दी गई है। वो आपको पत्रिका में पुस्तिका के माध्यम से भी मिल जाएगी और यहाँ पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी डिस्कशन हो जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि बिहार परिदृश्य के अंतर्गत हम समसामयिकी के किन बिंदुओं को समेटते हैं कि जिनके माध्यम से हम अपनी परीक्षाओं में सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तमाम करंट अफेयर्स की बातों को मेरे साथ डिस्कस किया होगा इस समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए अब देखते हैं बिहार परिदृश्य के अंतर्गत क्या कुछ बातें बताई गई हैं। यहां पर हम देख सकते हैं इसी पुस्तिका में अगर हम लोग चर्चा करें तो परिशिष्ट परिदृश्य के अंतर्गत बिहार राज्य की बातें हैं और यहाँ पर राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर भी हम लोग एक नजर डालते हैं। तो आइए एक एक करके चीजों को हम आगे बढ़ाते चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों का समेकन किया गया है और बहुप्रतीक्षित पत्रिका रही है सदैव से ही आपके लिए आई दृष्टि। तो उसकी आइए अब चर्चा हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ये पहला बिंदु बिहार के लिए क्या महत्व रखता है। देख सकते हैं कि बिहार मंत्रि परिषद के महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु समाहित किए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 10 सितंबर 2024 को बिहार मंत्रि परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई। एक बात, दूसरी बात है कि साथ ही पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटकों की सुविधा हेतु पीपीपी मॉड या पीपीपी एक ऐसा मॉडल है जिसको कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से किसी भी चीज को विकसित करने का या किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कई सारे मॉडल होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पीपीपी भी एक मॉडल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीपीपी मॉडल पर पटना में 3-5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की भी स्वीकृति प्रदान की गई। तो कहीं ना कहीं बिहार को अपडेट किया जा रहा है कई एक मामलों में, जिसके कि आप यहाँ पर
शासन के स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें देख पा रहे हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग के तहत ही बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसी के अंतर्गत आप देखिएगा कि 21 अगस्त 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के तहत पटना को विभाजित कर 4 अंचलों यानी कि पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल को भी सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। आंचलिक विभाजन करके विकास करने की बातें हो रही हैं अब पटना को लेकर के। तो यहां पर देख सकते हैं कुछ एक और भी बातें हैं जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार की महिलाओं में होने वाली सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की उम्र वाली बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ बिहार परिदृश्य के अंतर्गत हम क्या कुछ और अद्यतन चीजें पाते हैं, जैसे पटवा टोली बिहार में आईआईटियंस का गांव। अब ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी क्या कुछ रोचक तथ्य हमें पता चलते हैं कि बिहार में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री का दर्जा प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष इस गांव से लगभग 1 दर्जन से अधिक बच्चे आईआईटी में चयनित होते हैं। तो आप बिहार की प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर हो जाएंगे जब आप ऐसी ऐसी समसामयिकी से रूबरू होंगे। आइए देखते हैं और क्या बात है कि यह गांव बिहार का गया जिले में स्थित है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि ये गांव किस जिले में अब स्थित है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं अगला बिंदु दिया गया है बिहार परिदृश्य में कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का निधन, एक दुखद घटना भी यहां पर लिखी गई है और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में प्रश्न का रूप लेती रही है। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं उनके निधन या उनके किसी नियुक्ति को लेकर के, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मई 2024 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया और वे कैंसर से पीड़ित थे। यहीं पर आइए देखते हैं अगला क्या अद्यतन तथ्यसार है बिहार प्रांत को लेकर के। तो बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, यही अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 हमने देखा उत्तर प्रदेश के मामले में भी और यही बातें हम बिहार के मामले में भी देख रहे हैं। पर यहां पर देख सकते हैं कि क्या कुछ नियमों में थोड़ी बहुत अंतर है। तो आइए इसके माध्यम से हम देख लेते हैं कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 के अंतर्गत ये पहला तथ्य है कि बिहार विधानसभा द्वारा पारित किया गया कब? 24 जुलाई 2024 को। और इस विधेयक में कदाचार में शामिल लोगों के लिए 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक बात यहीं पर आप देख सकते हैं कि यदि कोई सेवा प्रदाता चाहे वह सरकारी संस्था का हो या निजी एजेंसी का हो कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 4 वर्ष तक उसकी सेवाएं समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बातें हो गई। यहीं पर पृष्ठ संख्या 161 पर इसके सेकंड हाफ में आते हैं तो बिहार राज्य से जुड़े हुए कुछ और भी अद्यतन तथ्यसार का डिस्कशन यहां पर हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 के अंतर्गत क्या कुछ और बातें भी बताई गई हैं, उन पर भी एक दृष्टि डालते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं एक और बिंदु यहां पर देखा जा सकता है कि आरक्षण सीमा को बढ़ाने के संबंध में बिहार सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक, ये पटना उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन था, जो निर्णय था, उस पर रोक लगा दिया गया है। कब लगाया गया? 20 जून 2024 को। और एक ऐसा भी नियम है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इसी के तहत इसी नियम को ध्यान में रखते हुए इस जो नोटिफिकेशन आया था 65% बिहार में आरक्षण को बढ़ाने को लेकर के, इस पर पटना
का जो कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। यहीं पर अब हम आते हैं बिहार बजट 2024-25 की भी बातें कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि बिहार बजट 2024-25 की क्या कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें बिहार की विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगी। यहां पर देख सकते हैं कि 13 फरवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त बिहार सरकार द्वारा कुल, यहां पर आप देख सकते हैं 2,78,725.72 करोड़ रुपए, यानी 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया। इसी बिहार बजट 2024-25 में हम देखते हैं कि प्रस्तुत बजट के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे देश में अग्रणी रहा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आर्थिक वृद्धि के मामले में बिहार, जिसे कि बीमारू राज्यों के अंतर्गत शामिल किया जाता था, अब वही बिहार पूरे देश में अग्रणी रहा है आर्थिक वृद्धि दर के मामले में। जहां बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.64% दर्ज हुई, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.24% रही। तो अगर भारत की आर्थिक वृद्धि दर देखी जाए तो वह 7.24% की रही है, और वहीं पर अगर बिहार की आर्थिक वृद्धि दर देखी जाए तो वह 10.64% रही है 2022-23 के दौरान। तो ये बहुत अच्छी वृद्धि को दिखाता है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला बिहार पहला राज्य भी बन गया है, पहले स्थान का राज्य। अब यहीं पर देख सकते हैं कि इस अवधि के संदर्भ में असम पूर्वोत्तर राज्यों का एक राज्य 10.2% आर्थिक वृद्धि दर के साथ दूसरे पायदान पर, और नई दिल्ली 9.2% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ तीसरे पायदान पर रहा। तो पहले पायदान पर बिहार, दूसरे पायदान पर आप देख पा रहे हैं असम, और तीसरे पायदान पर नई दिल्ली रहा है। यहीं पर बिहार बजट से जुड़ी हुई कुछ एक और बातों को भी हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि राज्य का आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत के आर्थिक वृद्धि दर से 3.4% अंक अधिक रहा, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर आंकड़े जो देखे उससे भी स्पष्ट हो गया। यहीं पर हम देख सकते हैं कि स्थिर मूल्य आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार ये आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं कि स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012-13 के लगभग 2.57 लाख करोड़ रुपए से 1.7 गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो अर्थव्यवस्था के आकार में भी एक वृद्धि देखने को मिल रही है, और वह वृद्धि कितने की है यहां पर हम देख सकते हैं 1.7 गुना की वृद्धि हुई है। अब यहीं पर अगला बिंदु हम देखें तो बिहार वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकार में 2.7 गुनी की वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2012-13 के 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 7 यहां पर आप देख सकते हैं 7.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। तो ये कुछ आंकड़े रहे जो निश्चित रूप से पूछे जाते रहे परीक्षाओं में। और यहीं पर हम देख सकते हैं वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद का जो आंकड़ा है 7,51,396 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2023-24 में 8,58,928 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2024-25 में 9,76,514 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो यहां पर वर्षवार तरीके से भी क्या कुछ वृद्धि हो रही है आंकड़ों में, उसको भी हम यहां पर देख पा रहे हैं। यहीं पर एक अगले बिंदुओं की तरफ अगर जाएं बजट के मामले में, बिहार के बजट के मामले में, तो हम देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान जो है वह 2,78,725.72 करोड़ रुपए का है, और वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान
2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि 2 वर्षों की तुलनात्मक स्थिति में कितने रुपयों का अंतर आता है, उस अंतर को भी यहां पर दर्शाया गया है और यह अंतर वृद्धिमान तरीके का है। यानी कि जो भी आगामी वर्ष के आंकड़े हैं वो हमें वृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। कितने रुपयों की वृद्धि की तरफ इशारा करते हैं? 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक के बजट का अनुमान किया गया। ये बड़ी बात है। यहीं पर हम देख सकते हैं बिहार बजट के कुछ एक अन्य बिंदुओं को, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपए से 16,850.42 करोड़ रुपए अधिक है। यानी कि कहीं ना कहीं यह भी एक विकास की तरफ उन्मुख अर्थव्यवस्था को इंगित करता है। अब यहीं पर हम देख सकते हैं कि बिहार के बजट से जुड़ा हुआ वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान यहां पर हम देख सकते हैं 1,00,000 करोड़ रुपए है। यहां पर आप देख सकते हैं 1,00,000 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। 2024-25 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,00,000 करोड़ रुपए है। तो यहां पर पृष्ठ संख्या 161 पर बिहार राज्य से जुड़ी हुई क्या समसामयिकी है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अब 161 पृष्ठ के आगे की चर्चा हम लोग अगले पृष्ठ यानी 162 पर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ बातें बताई जा रही हैं। और अभी भी यहां पर बिहार के बजट को लेकर के कई बिंदुओं पर, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं पृष्ठ संख्या 162 के सबसे शीर्ष पर यहां देखिएगा कि बजट के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का आकार वर्ष 2012-13 के 9,714 करोड़ रुपए से लगभग 4 गुना बढ़कर 2022-23 में 37,743 करोड़ रुपए हो गया। तो यहां पर 4 गुना बढ़ा है, यानी कि 9,714 करोड़ रुपए से 4 गुना बढ़ करके 37,743 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के तहत हम कुछ उपबिंदुओं को देख सकते हैं कि इसी अवधि में परिवहन एवं संचार क्षेत्र का आकार 20,732 करोड़ रुपए से बढ़कर 46,729 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2 गुने से अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है। यहीं पर एक अन्य उपबिंदु भी हम देख सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं बजट से ही संबंधित, बिहार के बजट से संबंधित वर्ष 2012-13 में पशुपालन क्षेत्र का आकार 12,525 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 28,621 करोड़ रुपए तथा मत्स्य पालन क्षेत्र का आकार 3,768 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,970 करोड़ रुपए हो गया है। इन दोनों ही क्षेत्रों में 2 गुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था की जो गति है वो बहुत ही वृद्धिमान तरीके की है। और यहीं पर देख सकते हैं बजट में जुड़ी कुछ एक और बातें, जैसे साथ ही भंडारण में 4 गुने, यानी वर्ष 2012-13 में 78 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 301 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये कुछ बातें रही। और यहीं पर हम देख सकते हैं कुछ एक और भी आंकड़े, जैसे कि एसआरएस के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2015 से लेकर के 2017 एवं वर्ष 2018 से 2020 के मध्य मातृ मृत्यु दर 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। मातृ मृत्यु दर में 47 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरावट 25 अंकों की रही है। तो कहने का मतलब कि शिशु के जन्म के समय जो माताओं की मृत्यु होती रही है दुखद तरीके से, उसमें बिहार ने 47 अंकों की कमी कर ली है। यानी कहीं ना कहीं माताओं या जच्चा बच्चा की सुरक्षा को और ज्यादा पोषित किया है। यहीं पर अगर वही आंकड़े हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो उन आंकड़ों की जो
बात है वो है 25, यानी कि भारत के संदर्भों में ये आंकड़े कितने हैं, 25 हैं। यानी कि भारत ने जो गिरावट उत्पन्न की है अपनी तमाम वृद्धियों के बाद वह 25 की है। तो इस मामले में बिहार लगभग दुगने के बराबर है। यहीं पर हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि बिहार में संस्थागत प्रसव में वृद्धि वर्ष 2005-6 में 2005-6 से 2019-20 की अवधि में 56.3% अंकों की दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 49.9% अंकों की वृद्धि रही है। किस मामले में, बिहार में संस्थागत प्रसव में वृद्धि। देखिए, संस्थागत और गैर संस्थागत दो प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। संस्थागत का मतलब हो गया कि जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की बातें करते हैं या एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें होती हैं, चाहे वे सरकारी तौर पर हो चाहे वे गैर सरकारी तौर पर हो। लेकिन गैर संस्थागत में बहुत सारे ग्रामीण अंचलों में जो प्रसव क्रियाएं कराई जाती हैं तो वो गैर ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें होती हैं और काफी हानिकारक भी होती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो संस्थागत प्रसव को निश्चित रूप से बढ़ावा देने की बात होती है। और इस मामले में अगर हम देखें तो बिहार में 56.3% अंकों की वृद्धि की गई है 2005-6 से लेकर के 2019-20 की अवधि के दौरान। यहीं पर संस्थागत तरीके से प्रसव को बढ़ावा देने के मामले में अगर भारत की बात करें या राष्ट्र की बात करें तो इसी अवधि के दौरान यहां पर जो वृद्धि देखी गई है वह 49.9% की देखी गई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी एक बेहतरी को दर्शाता है बिहार का जो वृद्धि है या जो वहां के विकास की क्षमताएं हैं। आइए और भी चीजों को हम देखते हैं बिहार के आंकड़े, क्योंकि यही सारे आंकड़े हमसे कहीं ना कहीं बिहार की परीक्षाओं में तो निश्चित रूप से ही पूछे जाएंगे। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि बिहार में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2022-23 के मध्य उच्च माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट में गिरावट क्रमशः 39.4%, 40% तथा 25% दर्ज की गई। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि ऐसे स्टूडेंट जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके हट जाते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर यहां पर बातें करें माध्यमिक प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो अभी दिखाया जा रहा है कि कितने प्रतिशत की रही है। यहीं पर हम देख सकते हैं अगले बिंदु में 7 निश्चय के हर घर नल का जल, 7 निश्चय के हर घर नल का जल योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल के जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़कर अब लगभग 100% हो गया है। ऐसे भी आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं बिहार का जो आंकड़ों को दर्शाने के लिए या जो बजट में हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के 4 जिले आते हैं। अब आप देख लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, यानी देश के सर्वोपरि जो 5 जिले हैं जिन्होंने की जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग जो हुई उसमें बिहार के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? समस्तीपुर पहला, दूसरा है शेखपुरा, तीसरा है सुपौल और चौथा है बांका जिला। तो ये 4 जिले बिहार के ही हो गए। यहीं पर हम देख सकते हैं एक अगला तथ्य भी है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 51.89% से घटकर वर्ष 2019 से 21 के में 33.79% हो गया। तो यहां पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी घट करके 51.89% से घट करके 33.79% यानी गरीबों की संख्या में घटोत्तरी दर्शित किया जा रहा है। ऐसा बिहार का जो बजट है उसमें ये चीजें दर्ज की गई हैं। अब यहीं पर हम देख सकते हैं कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। ये बात भी है कि ये आंकड़े आ रहे हैं कि जो बिहार में गरीबी की दर घटी है या घटाई गई है उसमें बिहार पूरे भारत में सर्वोपरि है। सबसे ज्यादा तेजी से वहां पर गरीब
घटे हैं, गरीबी मिटी है। अब यहां पर देख सकते हैं कि इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर 18.13%, यहां पर 18.13%, और इसके सेकंड हाफ में आइए तो आपको चीजें स्पष्ट होंगी। 18 दशमलव गरीबी दर में 18.13%, गरीबी दर में 18.13%। यहां पर देखिए 18.13% अंकों 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई। वहीं पूरे देश में मात्र 9.87% अंकों की गिरावट दर्ज की गई। तो इस मामले में बिहार की स्थिति काफी बेहतर दिखाई गई है। इस अवधि में राज्य के 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ठीक है भैया, अच्छी बात है। और यहीं पर देख सकते हैं बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का भी आयोजन किया गया। तो ये भी अच्छी बात है, प्रोग्रेस को दिखाती है। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि इसमें 50,530 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। यहीं पर एक अन्य बिंदु दिखाता है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के प्रयोजनार्थ बिहार पर्यटन नीति लागू की गई। तो ठीक है, ये कुछ बातें रही हैं जो बिहार की विकास को दर्शाते हैं। और यहीं पर हम देख सकते हैं कुछ एक और बिंदुओं को कि इस नीति के अंतर्गत यानी कि बिहार पर्यटन नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30% की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए की यह भी होगी, और 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक के निवेश पर 25% सब्सिडी, क्रमशः अधिकतम 10 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये हो गया। यहीं पर देख सकते हैं इसी से जुड़ा हुआ इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक तथा 100% की छूट का प्रावधान तथा शुल्क में 100% की छूट का भी प्रावधान किया गया है। तो ये चीजें रही हैं। अब इसी में एक आध बिंदु और भी देख लेते हैं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा एसजीएसटी जो है प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय किया गया है। यहीं पर आइए कुछ एक और बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि जहां राज्य में वर्ष 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से 13% विद्युत उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक इसे 35% करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये कुछ आंकड़े हैं और महत्व के इसलिए हैं क्योंकि परीक्षा में कभी भी प्रश्न का रूप ले सकते हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने हेतु वर्ष 2024-25 के कुल बजट की लगभग 63.46% राशि विकास मूलक मदों में तथा सामाजिक आर्थिक उन्नति हेतु 2024-25 में कुल बजट की 61.56%, यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो 1,71,601.20 करोड़ रुपए की राशि अनुमानित की गई है। तो यहां पर प्रतिशत और उनके रियल आंकड़े क्या हैं, इन दोनों की बातें की गई हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं राज्य सरकार वर्ष 2024-25 में शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय कितना, यहां पर हम देख सकते हैं 52,639.03 करोड़ रुपए, यानी कि शिक्षा पर सर्वाधिक व्यय करेगी। इसीलिए देखिए शिक्षकों की बहुत सारी वैकेंसियां भी वहां पर क्लियर हो रही हैं और आगे भी ये चीजें होती रहेंगी। यहीं पर हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग हेतु कितना रुपए का आवंटन यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं 14,932.09 करोड़ रुपए आवंटित किए गए किसको, स्वास्थ्य विभाग हेतु। यहीं पर ग्रामीण विकास विभाग के लिए 14,296.71 करोड़ रुपए और यहीं पर ऊर्जा विभाग हेतु 11,000
422.68 करोड़ रुपए आवंटित हुए। यहीं पर हम देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग हेतु 8,238.57 करोड़ रुपए आवंटित हुए। अब इसी बजट में आइए हम लोग देखते हैं एक बॉक्स के माध्यम से कि बिहार राज्य की क्या प्राप्तियां हैं और कौन कौन से व्यय हैं, उन पर भी एक दृष्टि डाल दी जाए। तो यहां पर इसी पृष्ठ के अगर हम फर्स्ट हाफ में देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर आपको हेडिंग लिखा मिल जाएगा कि रुपया कहां से आता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं सब विभागों के या किन किन क्षेत्रों से बिहार की आमद होती है, उसकी प्राप्तियां होती हैं, उनको यहां पर दर्शाया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं कि राज्य का कर भिन्न राजस्व यानी कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है बिहार राज्य का, वो उसका जो प्रतिशत है वह है 2.63%। यहीं पर हम देख सकते हैं केंद्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करता है 18.70% का। और यहीं पर हम और नीचे आए तो बिहार में जो प्राप्तियां होती हैं बिहार राज्य को, वह लोक ऋण के माध्यम से 18.53% की प्राप्ति होती है। यहीं पर राज्य सरकार के कर राजस्व की जो प्राप्ति होती है वह 19.47% है कुल प्राप्तियों का। यहीं पर केंद्रीय करों में राज्य का अंश अगर हम देखें तो 40.52% का है। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि ऋणों की वसूली, अगर ऋणों की वसूली के माध्यम से सरकार को क्या प्राप्त होती है तो 0.16% की प्राप्ति होती है। यह हमने देखा कि बिहार राज्य को की आमद या उसकी प्राप्तियां कहां कहां से होती हैं। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि जिन प्राप्तियों को बिहार राज्य अपने राजस्व में संग्रहित करता है उनको किन किन मदों में खर्चा करता है या व्यय करता है, यानी कि रुपया कहां कहां जाता है। तो आइए भैया उसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। यहां देख सकते हैं रुपया कहां जाता है, तो यहां पर देख सकते हैं कि लोक ऋण की वापसी यानी कि लोक से जो ऋण प्राप्त हुआ था बिहार राज्य को, उसकी जो वापसी होती है वह कुल देनदारियों का या जो कुल खर्चे हैं उसका कितने प्रतिशत है 8.03%। यहीं पर हम देख सकते हैं ऋण और पेशगियों के रूप में 0.44% का खर्चा करती है बिहार राज्य। सामान्य सेवाओं के लिए 29.95% का खर्चा करती है बिहार राज्य अपनी कुल आमद का। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो सहायता अनुदान और अंशदान है यह खर्चा या 0.01% के रूप में है कुल खर्चे का। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि आर्थिक सेवाओं के मामले में जो बिहार राज्य खर्चा करती है उसका प्रतिशत 22.68 का है। और सामाजिक सेवाओं के रूप में बिहार राज्य का जो खर्चा है वह 38.89% का है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि बिहार के बजट में कौन कौन सी मदों से आमद होती है और वह किन किन मदों में खर्चे होते हैं और साथ ही उनके क्या प्रतिशत हैं, इन सब की चर्चा यहां पर की गई। तो आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 163 पर और देखते हैं कि क्या कुछ बातें पृष्ठ संख्या 163 पर बताई जा रही हैं। और अभी भी बजट की ही बहुत सारी बातें चल रही हैं क्योंकि बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है परीक्षाओं की दृष्टि से भी, आपके ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भी। और इन बजट के आंकड़ों के माध्यम से आप किसी भी देश की या किसी भी राज्य की वास्तविक वस्तु स्थितियों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए यह परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बिंदु दिया गया कि सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 का ये जो कार्यक्रम है, अगर इसकी बात की जाए तो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, ठीक है ना, 2020 से 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5040 करोड़ रुपए का किया गया। यहीं पर एक अन्य बिंदु हम देख सकते हैं आंकड़ों के रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय के जो आंकड़े हैं 2,25,676.99 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान
2,07,848.00 करोड़ रुपए से 17,828.99 करोड़ रुपए अधिक है। तो पिछले सत्र की तुलना में 17,828.99 करोड़ रुपए अधिक है और ये विकास के लक्षणों को दर्शाता है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 2,25,676.99 करोड़ रुपए एवं 53,048.72 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल अनुमानित व्यय 2,78,725.72 करोड़ रुपए का क्रमशः 80.97 एवं 19.03% है। अब यहीं पर देखिए बजट में कुछ एक और बिंदु भी दिए गए हैं, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय का अनुमान क्रमशः 1,76,866.42 करोड़ रुपए और 1,01,859.30 करोड़ रुपए है, जो कुल अनुमानित व्यय का 2,78,725.72 करोड़ रुपए का क्रमशः 63.46% एवं 36.54% है। तो यहां पर प्रतिशत के जो आंकड़े हैं वे हाईलाइटेड फॉर्म में हैं और परीक्षाओं में प्रश्न का रूप ले सकते हैं, तो इसे स्मरण रखिएगा। यहीं पर हम देख सकते हैं वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में योजना व्यय 35.88% तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64.12% है। यहीं पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों की अगर बात करें तो कुल राजस्व प्राप्तियां 2,26,798.40 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपए से 14,471.44 करोड़ रुपए अधिक हैं और ये विकास के वृद्धिमान चरणों को दिखाता है। अब यहीं पर हम देख सकते हैं अगला बिंदु क्या बताता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 49,700.05 करोड़ रुपए की तुलना में 4,599.95 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन को भी यहां पर पिरोया गया है ताकि आप पिछले सत्र के और नवीन सत्र के जो आंकड़े हैं वह भी जानें और उनके मध्य के क्या अंतराल हैं, कितने रुपयों के अंतराल हैं या कितने प्रतिशत का अंतराल है, यह भी आप जान सकें और अपनी परीक्षाओं में प्रश्नों को सही ढंग से कर सकें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 7,325.86 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 6,511.77 करोड़ रुपए की तुलना में 814.12 करोड़ रुपए अधिक है। यहीं पर अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 1,000 या केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में अगर हम देखें तो इसके जो आंकड़े हैं वो 1,13,011.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1,02,737.26 करोड़ रुपए की तुलना में 10,274.66 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं ये आंकड़े निश्चित रूप से बड़े महत्व के होंगे जो आपकी परीक्षाओं में भी प्रश्न का रूप लेंगे। यहीं पर आप देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि 9,76,514 करोड़ रुपए का 0.11% है। यहीं पर हम देख सकते हैं
कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। एक बात आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि राजकोषीय घाटा या फिर जो भी ऐसी संकल्पनात्मक चीजें भी हैं उन पर एक क्या उसके संकल्पनात्मक स्तर पर क्या सैद्धांतिक पक्ष है उनको भी एक दो लाइनों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप ट्रेडिशनल पोर्शन या जो आपका सैद्धांतिक पक्ष है वह भी मजबूत रहे और आंकड़ों के साथ तो आप चुस्त दुरुस्त रहने ही वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि अब अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,095.42 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 9,76,514 करोड़ रुपए का 2.98% है। तो ठीक है भैया, यहां पर कुछ एक और भी बातें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक ऋण का शेष 2,97,908.99 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपए का 30.51% है। यहीं पर एक अन्य बिंदु है, वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का शेष 3,48,370.45 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35.67% है। अब यहीं पर देख सकते हैं सभी कुछ वर्तमान आंकड़े हैं और महत्व के भी हैं, और यहां पर देख सकते हैं वर्ष 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। तो राजकोषीय नीति के 4 जो प्रमुख उद्देश्य हैं, पृष्ठ संख्या 163 के सेकंड हाफ में आइए देखते हैं वे कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं बिहार राज्य की राजकोषीय नीतियों को लेकर के बनाए गए हैं। आइए उन पर भी एक दृष्टि डालते हैं, और यहां पर ये आप देख सकते हैं राजकोषीय नीतियों को लेकर के जो उद्देश्य हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पहला उद्देश्य है कि राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 3% की अधिसीमा में रखना, यानी कि 3% से ज्यादा न होने पाए। यहीं पर दूसरा राजकोषीय उद्देश्य है कि राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत अर्जित करना। तीसरा उद्देश्य है सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना, तथा चौथा उद्देश्य है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करना। तो ये कुछ उद्देश्यों के साथ राजकोषीय नीति जो कि बिहार सरकार की है वो आगे बढ़ रही है। और यहीं पर हम देख सकते हैं अब अगली संकल्पना है राजकोषीय घाटा की। तो आइए राजकोषीय घाटा से जुड़े हुए क्या महत्वपूर्ण आंकड़े हैं यहां पर हम देख सकते हैं। वर्ष 2022-23 में राज्य का राजकोषीय घाटा कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.97% रहा। ये याद रखिएगा 5.97% रहा, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3.50% से अधिक रहा है। यानी कि इसको अभी 3.50% की सहनीय सीमा के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है, या 3% तक की मैक्सिमम सीमा निर्धारित की गई है। अभी हम लोगों ने राजकोषीय नीतियों के उद्देश्यों में इसको देखा। यहीं पर हम देख सकते हैं एक अगला भी बिंदु आपको देखने को मिल जाएगा कि बिहार का ब्याज भुगतान वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति का 8.79% था। यह अनुपात वर्ष 2023-24 के लिए 8.64% तथा बजट 2024-25 के लिए 9.05% अनुमानित है। तो अब इन आंकड़ों के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं राजस्व संग्रह की संरचना, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा 81.31% अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर के मद में प्राप्तियों का हिस्सा 1,67,312 करोड़ रुपए है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 73.77% है। यहीं पर एक अगला
महत्वपूर्ण आंकड़ा हम देख सकते हैं कि समग्र रूप से देखा जाए तो कुल प्राप्ति में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां 22.09% अनुमानित हैं तथा केंद्रीय करों में हिस्सा एवं केंद्रीय अनुदान के रूप में 59.22% अनुमानित है। शेष 18.69% प्राप्तियां पूंजीगत मद में आकलित हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कुछ एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर दर्शाए गए हैं, जैसे कि राज्य सरकार ने समाज के हर तबके खासकर गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिए 2024-25 के कुल बजट का 38.89% यानी कि 1,08,384 करोड़ रुपए आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए करणांकित किया है। ठीक है ना, तो ये बड़ी बात हो गई। और यहीं पर हम देख सकते हैं एक अगला भी तथ्य हमें इस बजट से देखने को मिलता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए आर्थिक सेवाओं पर 63,217.19 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कुल बजट का 22.68% है। इस प्रकार वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 61.57% हिस्सा राज्य की सामाजिक आर्थिक उन्नति को समर्पित है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य बहुत ही सुंदर है और इन पर अगर सही ढंग से कार्यनीति बना करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार आने वाले समय में एक अलग ही फलक पर दिखने वाला है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्रमुख प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। अब वो क्या क्या है यहां पर आप देख सकते हैं। ये तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आंकड़ों के साथ साथ कई बार किन नीतियों की चर्चा की गई है उसकी भी बातें पूछी जाती रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार बजट 2024-25 में कौन सी प्राथमिकताओं को अपनाया गया है बिहार सरकार द्वारा। नियुक्ति एवं रोजगार, जिसके माध्यम से कि आप देख ही रहे हैं बहुत सारी परीक्षाओं में आप भागिता निभा रहे हैं और आगे चल करके वहां पर आप सिलेक्शन मिलेंगे। यहीं पर देख सकते हैं महिला सशक्तिकरण, तीसरा जो प्राथमिकता है विभिन्न वर्गों का कल्याण, चौथी प्राथमिकता है स्वास्थ्य प्रक्षेप यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना। और यहीं पर आप देख सकते हैं पांचवी जो प्राथमिकता है शिक्षा प्रक्षेप, छठवीं प्राथमिकता है कृषि एवं ग्रामीण विकास, सातवीं प्राथमिकता है उद्योग एवं उद्यमी विकास, और यहीं पर आप देख पा रहे हैं बिहार राज्य की आठवीं प्राथमिकता है पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। तो यहां पर ये कुछ प्राथमिकताएं रही। और अब अगर इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2023-24 से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 QE यानी कि क्वार्टरली जो चुनाव होता है उसकी बात की जा रही है। 2022-23 के जो चतुर्थक होते हैं उनके अनुसार में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 15.5% से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है, जबकि वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। यहीं पर हम देख सकते हैं राज्य में वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर 4.7% का रहने का अनुमान है। तो यहां पर ये कुछ बातें रही पृष्ठ संख्या 163 पर। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बजट के आंकड़ों और तमाम बिहार की नीतियों के माध्यम से क्या कुछ विशिष्ट तथ्य हमें मिलते हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन आगामी पृष्ठों में हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 164 पर। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बातें यहां पर दी गई हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर पृष्ठ संख्या 164 के प्रथम हाफ के शीर्ष पर आप देखिएगा तो यहां पर राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष में 13.9% बढ़ करके
59,637 रुपए होने का अनुमान है। मूल्य वृद्धि को समायोजित करने के बाद वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 9% वृद्धि के साथ 35,119 रुपए अनुमानित है। यहीं पर हम देख सकते हैं वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 60% रहना अनुमानित है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का हिस्सा 20-20% रहने का अनुमान है। तो यहां पर ये कुछ बातें रही और यहीं पर हम और भी कोई बिंदुओं को देखते हैं, जैसे कि वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में क्रमशः 6.7% ये प्राथमिक क्षेत्र के लिए, 6.8% द्वितीय क्षेत्र के लिए और 13% तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होने का अनुमान है। यहीं पर अगला आंकड़ा है बिहार और संपूर्ण भारत दोनों में प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तथा सकल मूल्यवर्धन में सबसे कम हिस्सा रहा है। अब यहां पर देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार दाता रहा है। वैसे भी कृषि जगत रोजगार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है और भारत एक कृषि प्रधान समाज है और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है। यहीं पर हम देख सकते हैं अगला बिंदु क्या कहता है कि बिहार में वर्ष 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा, अगर प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से की बात करें तो 20.7% रहा, जबकि कुल कार्यशक्ति का 47.8% हिस्सा इसी क्षेत्र में लगा था, जबकि संपूर्ण भारत में 45.8% रहा। यहीं पर अगला तथ्य है कि वर्ष 2021-22 में राज्य में तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में जो हिस्सा था, जो योगदान था, वह 58.6% का था तथा रोजगार में 26.3% का रहा। वहीं संपूर्ण भारत के स्तर पर इस क्षेत्र का GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 53% तथा रोजगार में 29.7% हिस्सेदारी रही थी। अब यहीं पर कुछ एक और भी आंकड़े हैं, उन पर भी अगर हम दृष्टि डालें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वर्ष 2021-22 में द्वितीय क्षेत्र का GVA में हिस्सा बिहार में 20.7% और संपूर्ण भारत में 29.2% रहा। इसी अवधि के दौरान रोजगार में इस क्षेत्र का हिस्सा बिहार में 25.9% तथा संपूर्ण भारत में 24.6% रहा। आइए आगे के कुछ आंकड़ों को देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% और पूंजीगत व्यय 20.7% का रहा। यहीं पर आगे के आंकड़ों को अगर हम देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय गत वर्ष से 41.4% बढ़ करके 47,928 करोड़ रुपए तथा राजस्व लेखे में व्यय गत वर्ष से 15.5% बढ़ करके 1,83,976 करोड़ रुपए पहुंच गया। यहीं पर अगला तथ्य बताता है कि राज्य सरकार के राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर खर्च हुआ, जो वर्ष 2022-23 में 48.0% था। अब इसी पृष्ठ के सेकंड हाफ में अगर हम आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि इस मद के बारे में कुछ एक और बातें बताई गई हैं। जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि इस मद में व्यय गत वर्ष से 16.1% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 88,348 करोड़ रुपए पहुंच गया। यहीं पर वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने आर्थिक सेवाओं पर 39,598 करोड़ रुपए और सामान्य सेवाओं पर 56,029 करोड़ रुपए खर्च किए। वर्ष 2022-23 में इन दोनों श्रेणियों पर व्यय में वृद्धि क्रमशः 15.9% और 14.5% रही। यहीं पर अगला हम अगर देखते हैं क्या कुछ विशिष्ट तथ्य उपलब्ध कराए गए हैं बिहार
के बजट के संदर्भ में, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि राजस्व लेखों में प्राप्ति के दो मुख्य घटक यानी कि कर, जिसे हम टैक्स कहते हैं, तथा सहायक अनुदान हैं, जिनका वर्ष 2022-23 में हिस्सा क्रमशः 80.8% तथा 16.8% है। अब यहीं पर कुछ एक और बिंदु है। अगला बिंदु क्या कहता है, या अगला तथ्य है, राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से जो प्राप्ति वर्ष 2022-23 में है वह है 48,153 करोड़ रुपए, और इसमें से 44,018 करोड़ रुपए कर राजस्व था और 4,135 करोड़ रुपए कर इतर राजस्व यानी कर से इतर या गैर कर राजस्व थे। वहीं पर कुल प्राप्ति में करेतर या कर से अलग या कर से इतर राजस्व का जो हिस्सा है अपेक्षाकृत कम है। यहीं पर अगला तथ्य है कि राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर कुल व्यय 9.9% बढ़कर 2022-23 में 47,924 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का वेतन व्यय 24,816 करोड़ रुपए और पेंशन व्यय 23,108 करोड़ रुपए था। ये व्यय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के राजस्व लेखे में कुल प्राप्ति के 27.8% और राजस्व व्यय के 26% थे। तो ये कुछ तुलनात्मक आंकड़े भी दिए गए हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं अगला तथ्य है कि गंगा के मैदान भाग में उर्वर मिट्टी से युक्त समुद्र तट रहित राज्य बिहार फसलों की खेती हेतु सुसज्जित है। यहां वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर रहा, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 5.42% रहा। फसल सघनता 1.45% है। तो यहीं पर अगला तथ्य देख सकते हैं कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम बल सहभागिता दर यानी कि LFPR कुल आबादी का 50.9% थी। वहीं राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% था। कुछ एक और बिंदुओं पर अगर हम दृष्टि डालें तो यहां पर देख सकते हैं कि आपूर्ति के घंटे और गुणवत्ता बिजली की उपलब्धता बढ़ जाने से ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत एक दशक में 145.5% बढ़कर वर्ष 2011-12 में 134 किलोवाट प्रति घंटा से वर्ष 2021-22 में 329 किलोवाट प्रति घंटा हो गई। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफी बदलाव हुआ है, जो वर्ष 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से 1.4 वर्ष बढ़कर वर्ष 2016 से 20 की अवधि में 69.5 वर्ष हो गई है। तो ये कुछ बातें रही। और यहीं पर बिहार, यहां पर देख सकते हैं एक बॉक्स के माध्यम से बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले, इनकी भी यहां पर चर्चा की गई है। तो आइए देख लेते हैं कि यहां पर ये आप देख सकते हैं, थोड़ी स्क्रीन छोटी करके देखना पड़ेगा ताकि सारे बॉक्स के सारे कंटेंट एक ही साथ आपको दिखाई पड़ सके। और ये आप देख सकते हैं यहां पर बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले। अब यहां पर मापदंड वर्ष सबसे समृद्ध जिले और सबसे गरीब जिले। तो यहां पर मापदंड देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर अगर आकलित किया गया तो वर्ष 2021-22 में सबसे समृद्ध जिलों में पटना रहा है। पटना, दूसरे स्थान पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर। यहां पर उनके आंकड़े भी दिए गए हैं। यहीं पर सबसे गरीब जिलों की अगर बात करें तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी, ये तीनों सबसे गरीब जिलों के रूप में प्रदर्शित हैं। यहीं पर वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में अगर देखा जाए 2022-23 के संदर्भ में तो पटना सबसे समृद्ध है,
मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, ये 3 जिले समृद्ध हैं बिहार के। और यहीं पर बिहार के बांका, लखीसराय, शिवहर, ये 3 जिले सबसे गरीब जिलों के अंतर्गत आते हैं वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत के मामले में। अब यहीं पर हम देख सकते हैं कि वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन, इस मामले में 2022-23 के क्या आंकड़े हैं, इसमें भी पटना सबसे समृद्ध जिला है, शेखपुरा दूसरे पायदान पर और औरंगाबाद तीसरे पायदान पर है। यहीं पर हम देख सकते हैं सबसे गरीब जिलों की स्थितियों में शिवहर, सिवान और गोपालगंज ये रहे हैं। यहीं पर एक अगला मापदंड है, वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत मीट्रिक टन में देखी जाए तो इस मामले में 2022-23 के क्या आंकड़े हमें मिलते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि बिहार का पटना इस मामले में भी सबसे समृद्ध जिला है, दूसरे पायदान पर बेगूसराय है और तीसरे पायदान पर गोपालगंज है। यहीं पर सबसे गरीब जिलों की अगर बात करें कि रसोई गैस की खपत को लेकर के, तो अररिया सबसे गरीब जिला है, बांका दूसरे पायदान पर और किशनगंज तीसरे पायदान पर। तो ये आपको 3 जिले जो कि सबसे समृद्ध और सबसे गरीब जिलों के रूप में आपने देखे। ये आपने पृष्ठ 164 पर एक बॉक्स के रूप में देखा। आइए कुछ एक और भी तथ्य हैं जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। और यहां पर इसी पृष्ठ के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि कुछ एक और भी चर्चा की गई है, बड़ा करके आपको दिखाते हैं। यहां पर ये आप देखिए, आंकड़ों का सिलसिला अभी भी जारी है और बड़े महत्वपूर्ण प्रकृति के आंकड़े हैं। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप कि स्थिर वर्ष 2011-12 के आधार पर मूल्य, मतलब स्थिर वर्ष के मूल्य को गणना करने के आधार पर राज्य में जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में काफी अंतर है। सबसे हाल वर्ष 2021-22 के अनुमान के अनुसार यह शिवहर के 18,980 रुपए से पटना के 1,14,541 रुपए तक है। तो यानी यहां पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय में अंतराल है वह सबसे अमीर जिले और सबसे निर्धन जिलों के मध्य में बहुत ही बड़ा अंतर है, वह भी आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पर आप देखिए, अभी जो आपने बॉक्सेस देखे थे उसके आधार पर कुछ एक विश्लेषण किया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्य के 6 जिलों पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में राज्य के औसत आय से अधिक थी। ये एक बड़ी बात है कि राज्य के औसत आय से अधिक थी इन जिलों में। और इसी प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत के मामले में भी राज्य में काफी अंतर है। यहीं पर हम देख सकते हैं कि पेट्रोल की प्रति 1000 व्यक्ति वार्षिक खपत बांका के 4.7 मीट्रिक टन से पटना के 17.2 मीट्रिक टन तक है। यानी कि सबसे अमीर और सबसे निर्धन जिलों के मध्य के जो आंकड़े हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं विश्लेषणात्मक रूप में। इसी को आप शॉर्ट एंड फॉर्म में बॉक्स के माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले पीछे देख करके आए हैं। यहीं पर हम देख सकते हैं कि वहीं वर्ष 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की सर्वाधिक यानी कि 36.5 मीट्रिक टन खपत पटना में और सबसे कम 9.1 मीट्रिक टन शिवहर जिले में रही। तो शिवहर तो कई मामलों में बहुत ही गरीब जिला है, ये आपने देख लिया। यहीं पर देख सकते हैं कुछ एक और भी आंकड़े हैं जैसे कि वर्ष 2022-23 में रसोई गैस की भी सर्वाधिक 23.9 मीट्रिक टन खपत पटना में थी, तो सबसे कम 7.2 मीट्रिक टन अररिया में थी। यहीं पर हम देख सकते हैं उक्त सारे पैटर्न दर्शाते हैं कि राज्य में उक्त सारे सूचकों के लिहाज से पटना राज्य का सबसे समृद्ध जिला है। यहीं पर हम देख सकते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में हाल के वर्षों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा अनुमानित आंकड़ों का उपयोग किया गया था। यहां पर ये चीज हो गई। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो ये जनसंख्या आयोग के अनुमानित आंकड़ों का प्रयोग किया गया, तो इसमें हम क्या देखते हैं सॉरी कि यहां पर इन अनुमानों के अनुसार
देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा जनगणना 2011 के 8.6% से बढ़कर वर्ष 2023 में 9.4% हो गया। यहीं पर एक अगला तथ्य है कि जनसंख्या घनत्व भी वर्ष 2011 की जनगणना के 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023 में अनुमानित जनसंख्या के अनुसार 1388 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये एक जनगणना के भी कुछ आंकड़े आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं एक अगला तथ्य है कि राज्य में लिंगानुपात 953 महिला प्रति हजार पुरुष होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना में यह 918 था। तो कहीं ना कहीं जो लिंगानुपात है उसमें यह सुधार की स्थितियों को दिखाता है कि प्रति हजार पुरुषों पर कितनी कन्याओं का या कितनी महिलाओं का कन्याओं का जन्म होता है, इसके माध्यम से देखते हैं। अगर यह 1:1 के अनुपात में हो जाए तो यह सबसे उत्तम स्थिति मानी जाएगी, संतुलन की स्थिति मानी जाएगी। और यदि महिलाओं की संख्या बढ़ती है प्रति हजार पुरुषों के प्रति तो यह उससे भी उत्तम स्थिति को दर्शाता है। अब यहीं पर हम लोग इन चीजों को देखने के साथ ही इसके नीचे आते हैं और एक बॉक्स के रूप में कुछ एक और बातें भी दिखाई गई हैं जो कहीं ना कहीं बिहार के राजस्व को लेकर के हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ बातें बताई गई हैं कि वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2018-19 से लेकर के 2022-23 के कुछ आंकड़े यहां पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद करोड़ रुपए में और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपए में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर वर्षवार तरीके से चीजें दिखाई गई हैं। जैसे कि वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्यों पर 5,27,976 रहा है करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्यों पर अगर हम बात करें तो 3,81,383 करोड़ रुपए सकल राज्य घरेलू ये उत्पाद रहा है। और यहीं पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें 2018-19 के मामले में तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 44,451 करोड़ रुपए रहे हैं, और यहीं पर स्थिर रुपए रहे हैं 44,451 रुपए रहे हैं, और स्थिर मूल्यों पर अगर बात करें तो 32,109 रुपए रहे हैं। तो यहां पर वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य यानी दो आधारों पर इन चीजों के आंकड़े दर्शित किए गए हैं। इसी के साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं तमाम तुलनात्मक स्थितियां दी गई हैं कि जैसे 2019-20 के क्या आंकड़े रहे, 2020-21 के क्या रहे, 2021-22 के क्या अनंतिम आंकड़े रहे, और 2022-23 के क्या त्वरित आंकड़े रहे। तो यहां पर इन आंकड़ों को भी आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। और इसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एक और चीजों की भी चर्चा की गई है। जैसे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहां मुख्यतः चावल, गेहूं, मक्का, दलहन तथा ईख जैसी प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। अब अगर चावल की बात करें तो चावल बिहार की एक मुख्य फसल है, और वर्ष 2022-23 की बात करें, वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के साथ अगर हम बात करें तो क्या पाते हैं, आइए इसी पुस्तक के इस सेकंड हाफ में देखते हैं क्या चीजें दर्शाई गई हैं। हम देख सकते हैं 2022-23 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में रोहतास, एक औरंगाबाद एवं कैमूर का संयुक्त रूप से 25.2% हिस्सा रहा। चावल की सर्वोच्च उत्पादकता रोहतास में दर्ज की गई जो 4,717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। इसी तरह सबसे कम उत्पादकता 1,601 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मधुबनी में दर्ज की गई। तो भैया अब देखिए यहाँ पर कुछ विशिष्ट आंकड़े हैं उत्पादन वगैरह को लेकर के, उत्पादकता वगैरह को लेकर के, तो उसको जरूर कंठस्थ रखिएगा। परीक्षा में बिहार स्पेशल के प्रश्न ज्यादा ही मात्रा में आते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि गेहूं से जुड़े क्या आंकड़े हैं कि गेहूं बिहार की रबी फसल है। वर्ष 2022-23 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता खगड़िया जिले में,
यानी कि 3,960 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर के रूप में प्राप्त हुई। और सबसे कम उत्पादकता जो है वो जमुई जिले में प्राप्त हुई 1,980 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में। इसी के साथ अगर हम मक्का की बात करें, मक्का फसल की बात करते हैं बिहार के संदर्भ में, तो वर्ष 2022-23 में मक्का के संदर्भ में अररिया जिला, देखिए यहां पर अररिया जिला सर्वाधिक उत्पादकता को दर्शित करता है 9,872 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में। और यहीं पर एक दूसरा आंकड़ा भी है, वर्ष 2022-23 में दलहन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता वाले जो जिले हैं, बेगूसराय पहले पायदान पर है 1,324 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके ठीक बाद नालंदा जिला है 1,283 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ। ठीक इसी के बाद तीसरे पायदान पर हम देखते हैं सिवान को, सिवान जिला है जो कि 1,280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ दलहन के मामले में ये तीसरे पायदान पर है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं ईख भी एक प्रमुख फसल है। तो आइए देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में ईख की उत्पादकता की क्या आंकड़े हैं। यहां पर ईख, ध्यातव्य है कि ईख बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार राज्य में ईख का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 214.76 लाख टन था, जबकि औसत उपज 98.73 टन प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2022-23 में ईख उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों की अगर बात करें, सर्वश्रेष्ठ 3 जिले, बिहार के सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों की बात करें तो पहला है पश्चिम चंपारण, यहां पर 138.61 लाख टन का उत्पादन रहा। राज्य के कुल ईख उत्पादन का 64.54% पश्चिमी चंपारण से ही प्राप्त होता है। यहीं पर दूसरे पायदान पर अगर हम देखें तो पूर्वी चंपारण है जो 15.63 लाख टन का उत्पादन हुआ यहां पर ईख का। और तीसरे पायदान पर गोपालगंज है जो 13.78 लाख टन का उत्पादन प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये ईख उत्पादन को लेकर के कुछ आंकड़े रहे। और यहीं पर हम देख सकते हैं कुछ एक और बातें, जैसे वर्ष 2022-23 में बिहार में निम्नलिखित फलों के शीर्ष उत्पादक जिले। तो यहां पर बिहार में फलों के मामले में कौन शीर्ष उत्पादक जिले हैं, यहां पर देखा जाए केला, अगर केला की बात करें तो केला उत्पादक शीर्ष 3 जिलों में अगर हम देखें तो मधुबनी पहले पायदान पर, वैशाली दूसरे पायदान पर और मुजफ्फरपुर तीसरे पायदान पर। यहीं पर अगर हम अमरूद की बात करें, अमरूद की उत्पादकता को लेकर के, तो इसमें शीर्ष उत्पादन के मामले में नालंदा सबसे शीर्ष पर है अमरूद के मामले में। मुजफ्फरपुर दूसरे पायदान पर है, यानी कि मुजफ्फरपुर केला के मामले में भी नहीं, केला के मामले में तीसरे पायदान पर है और अमरूद के मामले में दूसरे पायदान पर है। और यहीं पर रोहतास अमरूद के मामले में तीसरे पायदान पर है। यहीं पर अगला फसल है फलों की लीची। लीची उत्पादक में शीर्ष जिलों की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर लीची उत्पादक सर्वश्रेष्ठ या पहले पायदान का जिला है। यहीं पर दूसरे पायदान पर चंपारण का जिला है और तीसरे पायदान पर वैशाली जिला है। ये हो गए लीची उत्पादक सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष उत्पादक जिले बिहार के। यहीं पर एक चीज और देख सकते हैं हम कि बिहार में आम उत्पादक शीर्ष जिलों की अगर बात करें तो दरभंगा पहले पायदान पर है। यहीं पर पूर्वी चंपारण की बात करें दूसरे पायदान पर है और अगर तीसरे पायदान पर हम देखें तो वैशाली को पाते हैं जो आम उत्पादन में शीर्ष जिलों के रूप में जाने जाते हैं। अब इसी के साथ इसी पृष्ठ के अंतिम सिरों पर आते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न 2021-22 की अगर बात करें तो यहां पर देखिए भूमि का कैसा कैसा उपयोग रहा है बिहार में। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हम थोड़ा देख सकते हैं, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये भूमि पैटर्न का ये जो आपको पाई चार्ट दिखता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि शुद्ध बुआई क्षेत्र है 54.2%
और यहाँ पर अकृष्य भूमि या परती छोड़कर, यानी ऐसी भूमि जिस पर अभी खेती नहीं हो रही है, उसका प्रतिशत कितना है? 2.9% है। अगर वनों की बात करें तो बिहार में 6.6% भूमि वन के उपयोग में है। और कृषि अकृत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 0.5% है। और यहाँ पर परती भूमि की अगर बात करें तो 12.6% है कुल भूमि का कुल भूमि में हिस्सेदारी। और अगर कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि की बात करें तो 23.3% भूमि ये अनुपलब्ध रूप से है कृषि हेतु। और ये बिहार के भूमि उपयोग का जो पैटर्न है वो यहाँ पर आपको दर्शित किया गया है। इसी के आगे ये सबसे नवीनतम आंकड़े हैं। और इसी के आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगले पृष्ठों पर कुछ एक और भी आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये आप यहां पर देखिए पाई चार्ट के माध्यम से कुछ एक और बातें भी यहां पर संदर्भित की गई हैं। तो अगर इन पर भी हम एक दृष्टि डालें कि यहां से देखते हैं क्या कुछ हमें परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में मिल सकती हैं चीजें, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सरकारी व्यय में विभिन्न शीर्षों का प्रतिशत हिस्सा 2018-19 और 2022-23 के मामले में। तो यहां पर देखते हैं वर्ष 2018-19 और वर्ष 2022-23, यानी कि एक तुलनात्मक स्थिति को यहां पर दर्शाया गया है कि सरकारी व्यय में विभिन्न शीर्ष प्रतिशत का हिस्सा, यानी सरकार के जो व्यय रहे हैं उसमें वे कौन कौन सी मदें रही हैं जिन्होंने सरकार के खजाने को सबसे ज्यादा खाली किया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सामान्य सेवाओं को लेकर के 25% सरकारी व्यय रहा है वर्ष 2018-19 में। यहीं पर हम देख सकते हैं ऋण एवं अग्रिम को लेकर के 1%, लोक ऋण की अदायगी को लेकर के 4.7% और पूंजीगत परिव्यय को लेकर के 13.6%। यहीं पर आर्थिक सेवाओं को लेकर के 18.1% का सरकारी व्यय और सामाजिक सेवाओं को लेकर के 37.7% का सरकारी व्यय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। यहीं पर अब अगर हम सबसे लेटेस्ट की बात करें 2022-23 की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं सामान्य सेवाओं पर जो सरकारी व्यय की हिस्सेदारी है वो 24.2% है। यानी अगर आप देखिए कि वर्ष 2018-19 में 25% था और यहां पर 24.2% है, तो निश्चित रूप से सामान्य सेवाओं पर जो सरकार का व्यय है वो कहीं ना कहीं से तुलनात्मक रूप से कुछ कम हुआ है। यहीं पर हम देख सकते हैं ऋण एवं अग्रिम की बात करें तो 0.9%, यानी 1% से यह कम हुआ है। यहीं पर देख सकते हैं 2022-23 में लोक ऋण की अदायगी का जो प्रतिशत रहा है वह 6.2% रहा है। यहीं पर लोक ऋण की अदायगी का प्रतिशत 4.7 था वर्ष 2018-19 में। तो निश्चित रूप से 2022-23 में लोक ऋण की अदायगी के प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है। यहीं पर अगर पूंजीगत परिव्यय की बात करें तो पूंजीगत परिव्यय का आंकड़ा 13.6% है 2022-23 में और पूंजीगत परिव्यय का आंकड़ा 13.6% ही है वर्ष 2018-19 में। तो कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा। यहीं पर अगर हम आर्थिक सेवाओं की बात करें तो आर्थिक सेवाओं के मामले में 17.1% का सरकारी व्यय देखने को मिलता है और तुलनात्मक रूप से देखें तो 18.1% का सरकारी व्यय वर्ष 2018-19 में देखने को मिला था। और उस लिहाज से देखा जाए तो आर्थिक सेवाओं में सरकारी व्यय की हिस्सेदारी कुछ कम हुई है, कुछ घटी है वर्ष 2022-23 में। तो यहां पर ये कुछ आंकड़े रहे। और अब अगर इसी के आगे हम लोग और बढ़ते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कुछ एक और बातें, कुछ एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बातें आपको यहां पर डिस्कस की गई हैं। ये लिखा गया है बिहार जाति आधारित गणना 2022, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़ों की बात की जा रही है। तो इसमें पहला तथ्य क्या कहता है कि 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार की जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 से संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। यहीं पर अगर हम देखें
तो कुछ एक और महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाए गए हैं, जैसे कि उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022 यानी कि कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अब यहां पर देखते हैं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें 27.13% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, और यहीं पर हम देख सकते हैं कि 36.01% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास तथा 15.52% सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी शामिल है। यहीं पर हम आंकड़ों के और भी देख सकते हैं कि जारी आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में 33.16% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी में तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 33.58% गरीब परिवार हैं। यहीं पर एक अन्य तथ्य है कि सामान्य वर्ग में 25.09% गरीब परिवार, अनुसूचित जाति यानी कि एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी में क्रमशः 42.93% और 42.7% गरीब परिवार पाए जाते हैं। यहीं पर कुछ एक और भी आंकड़े हैं, जैसे कि सामान्य श्रेणी हिंदू में बिहार की प्रमुख जाति भूमिहारों में गरीबी सबसे अधिक 27.58% है। यहीं पर सामान्य श्रेणी हिंदू के तहत सबसे समृद्ध कायस्थ समाज को पाया गया है। तो ये कुछ बातें रही। यहीं पर इसी से जुड़ा एक और बिंदु है कि राज्य में कायस्थ समाज के कुल परिवारों की जो संख्या है वह है 1,70,985 है। तो कुल कायस्थ परिवारों की जो संख्या है वह 1,70,985 है, जिसमें से कि आप देख रहे हैं कि 23,639 परिवार यानी कि 13.38% परिवार क्या हैं, गरीब हैं। तो ये आंकड़े रहे। और इसी पृष्ठ के अब अगर हम सेकंड हाफ में आए तो सेकंड हाफ में भी हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। यहां पर हम देख सकते हैं इसके सेकंड हाफ में पृष्ठ संख्या 166 पर यहां पर कुछ जाति आधारित गणना की बातें की गई हैं। और यहां पर ये आप देखिएगा तो यहां पर आपको ये मिल जाता है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 में एक तथ्य है कि गांधी जयंती के शुभ अवसर 2 अक्टूबर 2023 को या शुभ अवसर पर बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना 2022 यानी कि कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 के आंकड़े प्रकाशित किए गए। कब प्रकाशित किए गए थे? 2 अक्टूबर 2023 को। अब इसी में हम देखते हैं कुछ एक और बिंदु भी समाहित हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर 2023 को जारी बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 13,07,25,310। यहां पर देख सकते हैं 13,07,25,310 है, यानी बिहार राज्य की कुल जनसंख्या। और यहां पर जिसमें हिंदुओं की आबादी लगभग 82%, मुस्लिम आबादी लगभग 17.70% और शेष जो है वो 0.3% है। अन्य धर्मों की ये आबादी के आंकड़े हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं कुछ एक और तथ्य यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में अन्य धर्मों की आबादी 1% से भी कम है। तो ये भी एक विषय के रूप में है, इस पे बहुत सारे विश्लेषण आगे चल करके हमें देखने को मिलेंगे। यहीं पर हम देख सकते हैं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 में क्या कुछ विवरण एक दिया गया है। तो अगर हम इसे देखें कि कोटिवार संक्षिप्त विवरणी यहां पर प्रस्तुत की गई है, जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि कोटिवार यहां पर पहले पायदान पर अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग है, और अगर इसकी जनसंख्या की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कि 3,54,00,000
63,936 पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या में 27.1286% की भूमिका निभाती है। यहीं पर अगर हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यहां पर, तो देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में 4,70,80,514 यानी 4,70,80,514 की जनसंख्या है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की। और यह प्रतिशत के मामले में अगर देखा जाए तो 36.0148% की भूमिका निभाते हैं पूरी जनसंख्या में। यहीं पर अगर हम देखें अनुसूचित जाति के आंकड़ों को, तो यहां पर देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, 2,56,89,820 यानी 2,56,89,820 का आंकड़ा है अनुसूचित जाति का। और ये प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो 19.6518% की भूमिका निभाते हैं। यहीं पर चौथा की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति का जो आंकड़ा यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर बहुत ही सीमित है। और ये देख सकते हैं 21,99,316 यानी कि 21,99,316 की आबादी रखता है अनुसूचित जनजाति बिहार के क्षेत्रफल में। और अगर प्रतिशत की बात करें कुल जनसंख्या में तो 1.6824 का ये प्रतिशत है। और यहीं पर अगर हम पांचवें की बात करें, अनारक्षित की बात करें, तो यहां पर हम देख सकते हैं 2,92,679 2,92,679 की आबादी रखता है अनारक्षित वर्ग बिहार के क्षेत्रफल में। और अगर हम बात करें इसके प्रतिशत की तो 15.5224% की भूमिका निभाता है यह कुल जनसंख्या में। अब यहीं पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसके समापन की स्थितियों में हम देखते हैं कि कुल जो जनसंख्या होगी बिहार की, वो यहां पर हम देख सकते हैं कि 13,07,25,310 यानी 13,07,25,310 की आबादी है टोटल बिहार की। और यह 100% जनसंख्या है पूरे बिहार की। यहां पर अगर हम देखें धार्मिक स्तर पर तो हिंदुओं की जो आबादी है वह पूरी 82% है। और उस 82% में अगर हम देखें तो देख सकते हैं 10,71,92,958 10,71,92,958 की आबादी बिहार के क्षेत्रफल में हिंदुओं की है। और यहीं पर अगर मुस्लिमों की आबादी की हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 17.7% का आंकड़ा रखता है मुस्लिम आबादी। और यहां पर अगर इसकी आबादी की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं 2,31,49,925 2,31,49,925 की कुल आबादी यहां पर मुस्लिमों की देखने को मिलती है बिहार के क्षेत्रफल में। तो भैया इस प्रकार से पृष्ठ संख्या 166 पर आकर के यहां पर जो आपका बिहार के अद्यतन की बातें थी, करंट अफेयर्स की बातें थी, वो समाप्त होती हैं। और इसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी में संपूर्णता रखिएगा, हर एक खंड को टच करके जाइएगा, अपनी बेहतरी के लिए 100% सुनिश्चित करिए अपनी सफलता को। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं शशधर दुबे अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।